अंतर्गत जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक फोर्थ में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट जो है, इसमें हम लोगों ने जेंडर के बारे में चर्चा की, रिलीजन के बारे में चर्चा की, और एक है लास्ट कास्ट, जिस पर चर्चा होना शेष था। तो सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर सेक्स our society is divided into two groups, and all we discriminate between two groups. And next thing is religion. Our country is a secular state, and all people of this country are entitled to adopt to any religion what they want, without any discrimination from the eyesight of the laws of the constitutions. And the next one is caste, यानी जाति। हम लोगों ने इसमें लिंग के आधार पर देखा कि कैसे दो वर्गों में बटा है और कैसे ऐसे समुदाय के लोगों को, जो फीमेल समुदाय के लोग हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है और उन्हें पुरुष प्रधान समाज में वैसी मान्यता नहीं है जिस प्रकार से पुरुषों में है। फिर इसके बाद धर्म पर हम लोगों ने चर्चा की है कि हर व्यक्ति धर्म के किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार है, और धर्म की एक विशद व्यापक परिभाषा है, और जिसके अंतर्गत वे सभी बातें जो जन कल्याण के लिए हो, जो ग्रहण करने योग्य है, जो अनुसरण करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। तो बड़ा व्यापक अर्थ है, किंतु कुछ समुदाय, कुछ लोग इसके अर्थ को बड़ा संकुचित कर देता है। तो खैर जो भी हो, हम लोग यह स्पष्ट किए कि अपने देश में धर्म की आज़ादी है, जिसको जिस प्रकार का धर्म मानने का, स्वीकार करने की मनस्थिति है, वो बिना किसी रुकावट के किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपना सकता है, और इसमें देश के संविधान में किसी प्रकार से विशेष प्रावधान किसी खास धर्म के लिए नहीं है, इसको स्पष्ट किया। और ये जो है जाति, तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे, अन्यथा जाने कि दुनिया के लगभग सभी देशों में ये डिस्टिंग्विश जो है, बाइफर्केशन जो है, वो जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर है। किंतु भारतवर्ष में ऐसा देखा जाता है कि यह एक ऐसा देश है, दुनिया में यह ऐसा देश है जहां जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है, यानी जाति के आधार पर ही सामाजिक विभाजन होता है। हम यदि इसके इतिहास में जाएं तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की चर्चा है कि जब मानव एवं सभ्यता का विकास हुआ, तो उस कालखंड में रुचि के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी पेशा को स्वीकार किया, अपनाया, और उसी पेशा के अनुरूप
उनकी एक श्रेणी बन गई, एक वर्ग बन गया। और उसी वर्ग को बाद में हम लोग, उसी क्लास को बाद में हम लोगों ने क्या किया, तो जाति में परिणत कर दिया। ये खास करके हिंदू सोसाइटी में इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण हुआ वह है, वैसे सामान्यतया वह ऑक्युपेशन यानी पेशा के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है। वह जैसे कोई पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई का कार्य पसंद करता था तो उनकी एक अलग श्रेणी हुई, एक अलग जाति हुई। कोई आम जन की रक्षा का कार्य करते थे तो उनकी अलग श्रेणी बन गई। और कोई ऐसे समाज को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान से वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने में अभिरुचि रखने लगे, तो ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग को भी एक अलग श्रेणी में रखी गई। और उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी लोग हुए जो इन तमाम लोगों का की सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया, उनका एक अलग वर्ग हुआ। और इस प्रकार से वो कर्म के आधार पर, पेशा के आधार पर, ऑक्युपेशन के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी। और इसी व्यवस्था को बाद में, उस क्लास को बाद में जाति में बदल दिया है, उसका दूसरा रूप कर दिया है। और अब ये कर्म के आधार पर, बाद के कालखंड में कर्म के आधार पर न होकर ये जन्म के आधार पर वर्गीकरण का प्रमाण मिलता है। यानी जब जाति व्यवस्था बनी, यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जब क्लासिफिकेशन हुआ, तो अब जो जिस समुदाय के लोग, जिस समुदाय के लोग जिस प्रकार की पेशा को पसंद करते थे, अब उसके बाद उस समुदाय में जो बाद का जनरेशन हुआ वह भी उसी श्रेणी में आ गया। और वही बाद के कालखंड में पेशा से बदलकर जन्म आधार बन गया व्यक्ति का, अलग अलग क्लासेज होने का। तो इसी क्रम में आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 प्रकार का वर्ग बना। और इसी वर्ग को बाद में जब जन्म के आधार पर व्यवस्था बनाई गई तो जाति का नाम दिया गया, ये जाति का नाम है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जन्म के आधार पर यह सामाजिक विभाजन, विभेद होने लगा। और इसके साथ बेटी रोटी का संबंध, ये बेटी रोटी का संबंध क्या है? तो बेटी रोटी का जो संबंध है वह है कि आपस में उठना बैठना, सामूहिक कार्यक्रम में विशेष रूप से ऐसे समुदाय के लोगों को शामिल करना, और साथ ही साथ बेटियों का, बेटों का संबंध ऐसे ही वर्ग में किया जाना, किसी अन्य वर्ग में संबंध नहीं करना, इस प्रकार का प्रमाण मिलता है। तो ये इसी को कहा जाता है बेटी और रोटी का संबंध। यदि हम बहुत पहले के इतिहास को देखें, 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले के इतिहास को देखें, तो उसमें की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति थी। नाजुक स्थिति इस महीने में, क्योंकि उसमें में इस प्रकार का विभेद बहुत होता था। और तथाकथित अपने को इस समुदाय के लोग, इस समुदाय के जो लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण समुदाय के लोग, अपने को श्रेष्ठ मानते थे और समाज में भी उनको इस प्रकार की मान्यता दी जाती थी।
और यही बाद के कालखंड में और विभत्स रूप में जा गया जब औरों को निकृष्ट समझा जाने लगा। बाद के काल और इस वर्ग के लोग चूंकि क्षत्रिय हुआ करते थे, यानी देश की सेवा करने का कार्य करते थे, इसीलिए ये इस प्रकार के वर्ग में राजा महाराजा आदि की चर्चा होती है और उनके वंशजों की चर्चा होती है, जो समाज के लोगों की रक्षा का कार्य करते थे, समुदाय के लोगों की रक्षा का कार्य करते थे, कबीले के लोगों की रक्षा का कार्य करते थे। तो ये ब्राह्मण के भी संरक्षक माने जाते थे और इसका कार्य था व्यापार को बढ़ाना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, समाज में उपलब्ध कराना। तो ये बाद की सीढ़ी में आते हैं और इसको, जबकि इसका कार्य और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम जानते हैं आज जब लोग साक्षर हुए हैं, ज्ञानवान हुए हैं, तो सेवा का कितना इम्पोर्टेंस है इसको अब लोग समझने लगे हैं। किंतु पहले इसको दूसरे रूप में परिभाषित किया जाता था, यानी इसको औरों की तुलना में निम्नतर माना जाता था और यहीं से सामाजिक विभाजन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। यानी सामाजिक संरचना में इस प्रकार से पहले धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर, और बाद के कालखंड में जब ये वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात आई, तो इसमें जन्म के आधार पर जब ये परिणति बनी तो इसका बड़ा विभत्स रूप हुआ और विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में ये क्रमशः बंटवारा शुरू हो जाता है, सामाजिक विभेद होने लगता है। एक खास वर्ग के लोग दूसरे खास वर्ग के लोगों को अपने से श्रेष्ठतर या निकृष्टतर मानने लगे और यहीं से विभाजन का रूप धारण कर लिया। इसी क्रम में बताया गया है, आप लोग जानते भी होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस परिवेश में आगे बढ़े उस समय में बहुत इस प्रकार की कुप्रथा थी, लोगों की अवधारणा गलत थी कि ये अनटचेबल है, यानी जिन्हें टच करने से, छूने से वो व्यक्ति स्वयं अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को छूना नहीं, यानी ये निकृष्ट व्यक्ति है। अब कल्पना कीजिए कि इस प्रकार का भाव यदि किसी व्यक्ति के मन में आवे तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा। स्वाभाविक है उनको बुरा लगेगा, उनकी भावनाएं हीनतर होने लगेगी, वो समाज के लिए अपने आप को अभिशाप मानने लगेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए जब डॉक्टर भीमराव जैसे विद्वान व्यक्ति ने विरोध किया, खंडन किया, ज्योतिबा फुले ने खंडन किया, महात्मा गांधी ने इसका खंडन किया और एक ही उपाय निकाला गया कि नहीं, इस प्रकार का विभेद को हम लाख भाषण दे दें तो हम अंतर नहीं कर, इसको हम इसकी दूरी को, इसके अंतर को हम कम नहीं कर सकते हैं जब तक इस शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक व्यक्ति ज्ञानी नहीं होंगे, इस प्रकार का विभेद निरंतर बना ही रहेगा। इसीलिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बहुत अधिक जोर दिया गया और प्रयास किया गया कि इस प्रकार का जो विभेद है इसको दूर किया जाए, खास करके ऐसे समुदाय के लोगों में जो वास्तव में सामाजिक रूप से बिल्कुल कटे हुए थे, अपने को उपेक्षित मानते थे, अपने को हीनतर मानते थे, इनको भी जोड़ने का कार्य किया गया। इसलिए संविधान बनाने के वर्ष में ऐसे समुदाय के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसके तहत कि उन्हें अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करा करके, प्रदान करके उन्हें समाज की विभिन्न धाराओं से जोड़ने का कार्य किया गया। अब इसके बाद है ये जातिवाद, कास्टिज्म। तो क्या है कास्टिज्म? मीन्स द डिस्टिंग्विश पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, यानी इसी का पराकाष्ठा रूप होता है।
जाति का जो और भी निकृष्ट रूप है, इसको हम लोग इसमें बांधते हैं। ऐसे समुदाय के लोग जो किसी खास वर्ग, किसी खास जाति के आधार पर अपनी सोच, अपनी अवधारणा को एक साथ करते हुए औरों को क्या किया जाता है, तो निकृष्ट मानता है और इस आधार पर अलगाव पैदा करता है, विभेद पैदा करता है, अंतर पैदा करता है। तो इस तरह से ये कास्टिज्म, कास्ट से कास्टिज्म बना। इसके बाद है क्या कि अर्बनाइजेशन। आप लोग देखते हैं गांव समाज में लोग अब रहना धीरे धीरे कम कर दिए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जितनी सुख सुविधाएं हैं उससे बहुत अधिक सुख सुविधाएं शहरी परिवेश में। वैसे ग्रामीण परिवेश का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। बहुत ही व्यस्ततम महानगरों में रहने वाले लोग अब फील करने लगे हैं और वो सुदूर देहात की ओर, बिल्कुल मैदानी एरिया की ओर रहना पसंद करने की चाहत होने लगी है। किंतु जन सामान्य की जो अवधारणा है कि ऐसे शहरों में जो जाके रहते हैं तो उनका रहन सहन का स्तर, जीवन शैली काफी उच्च होता है, उस समाज में सम्मानित होता है। जो इस प्रकार की मन स्थिति है, इसके वशीभूत लोगों की क्या स्थिति हो गई है, मंशा हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब शहरी क्षेत्र में पलायन करने लगते हैं, रहने लगते हैं, शिफ्ट करने लगते हैं, तो इसी स्थिति को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इतना तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि कास्ट का जो मूल विषय है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, आज का जो मेन पॉइंट्स है कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जाति का प्रवेश। इससे तात्पर्य है विभिन्न, आप सबको पता है कि राजनीतिक लोग जो होते हैं, जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े होते हैं, विभिन्न पार्टियां क्या करती है, तो जब चुनाव का समय आता है, आप सबको क्या है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, तो भारत विभिन्न चुनाव क्षेत्र में बटा होता है और इस क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार को अपनी अपनी पार्टी से वो चयन करते हैं, चुनाव करते हैं और उम्मीदवार खड़ा करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, तो देखा जाता है कि कौन किस पार्टी में, किस जाति के लोग उस चुनाव क्षेत्र में अधिक है, डोमिनेटेड है। तो प्रयास किया जाता है ऐसे विभिन्न पार्टियों के लोगों को कि देखें कि किस जाति के लोग का किस चुनाव क्षेत्र में अधिक दबदबाव है, उसकी संख्या अधिक है, वहीं से क्या हो जाता है, तो ये चुनाव में जाति के आधार पर उम्मीदवार को खड़ा करने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यहीं से राजनीति में जाति का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि विभिन्न जातियां जो हैं वो अपनी अपनी जातियों के उम्मीदवार, कैंडिडेट को ही मतदान करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट जन सामान्य में बना होता है। चाहे वह योग्य हो अथवा अयोग्य हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति, जन सामान्य व्यक्ति उस जातिगत भावना में, सूत्र में बंध चुका होता है, जिसके कारण वह उससे आगे चिंतन करने की क्षमता नहीं रख पाता। जैसा कैंडिडेट हो, अपनी जाति का कैंडिडेट है, इसलिए उसको वोट देना है। इसलिए वोट नहीं देना है कि वह वास्तव में योग्य है,
उनका चिंतन का स्तर उच्च है, उसके चयन होने पर उस क्षेत्र का बेहतर तरीके से की सेवा करेगा, सुविधा अवसर प्रदान करेगा। इसलिए नहीं, इसलिए कि चूंकि वो अपनी जाति का है, इसलिए उसी जाति के लोग को वोट करेगा और चुनाव में जिताएगा। तो इसीलिए विभिन्न पार्टियां चाहती है कि हर हाल में हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वही चुनाव जीते, क्योंकि चुनाव जब वो जीत करके अधिक संख्या में जब मेंबर आएंगे तभी उनकी सरकार बनेगी और सेवा का कार्य कम किंतु भोग विलास का कार्य ज्यादा होगा, क्योंकि सबके पीछे उसका निहित स्वार्थ होता है जो ज्यादा बलवती हो जाती है। तो वहीं से राजनीति में जाति का प्रवेश हो जाता है और जो जातिवाद को और ज्यादा बढ़ावा देता है। कैसे उकसाया जाता है, इन विभिन्न पॉइंट्स पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।